वेरी गुड इवनिंग रेखा मैम। एक्चुअली हम अभी आपका इंटरव्यू लेने के लिए हम लोग को कॉलेज के थ्रू जो असाइनमेंट मिला है उसके लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए, जो कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपने किस तरीके से इस प्रोफेशन में जुड़े और आपकी हॉबीज़ क्या है, क्या पसंद करते हो अदर देन दिस। आप कुछ अपने बारे में जो भी बताना चाह सकती है वो आप बताइए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रेखा कल्याण सिंह और मैं बाल रोग तज्ञ हूँ। इस भूसावल में लगभग मेरी 23 वर्ष का प्रैक्टिस है। प्राइवेट प्रैक्टिस मेरा प्राइवेट कृष्णा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, 30 बेड का। और सबसे जरूरी मेरा ससुराल है। और पहली बात तो मुझे बचपन से ही मेरे पैर पे खड़ा रहता और इसलिए मैं डॉक्टर बनी और ये सेफ ब्रांच है। और दूसरी बात कि मुझे अच्छा लगता है कुछ तो समाज के लिए दायित्व करना, क्योंकि मैं इतने स्ट्रगल से आई हूँ। और मुझे ये मेरा अनुभव आया है कि मेरा स्ट्रगल के ज़्यादा कोई तो भी है जिन्होंने मुझे कंट्रीब्यूट करा और इसके वजह से मुझे ऐसा कि मैं कुछ तो समाज के लिए दायित्व करूँ कि जैसे एक ऋण है वो फेडने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर की प्रोफेशन तो मेरा चॉइस है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसा कुछ करूँ कि जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ और जिसके वजह से मैं आज खड़ी हूँ उनके लिए भी कुछ करूँ। इसलिए मैं सबसे ज़रूरी बताना चाहूँगी, जब मैं पढ़ती थी बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। ऑब्वियस देखो फीमेल है, उसके बाद शादी हुई है, विवाह में के बाद बहुत सारा मायके के लोग, ससुराल के लोग, इनका तो देखना ही पड़ता है। और इसकी वजह से मैं इतना मेंटल स्ट्रेस में रहती थी कि मल्टीटास्किंग होता है ना, पति को भी संभालना, ससुराल को भी संभालना, अपने मायके वालों को भी संभालना, और ऊपर इतना हमारा स्टडी बहुत हेवी रहता था। और इसलिए मैं ये स्ट्रेस पे ही डिस्कॉन जैसी संस्था है जहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखाते थे। हमें बीजे मेडिकल कॉलेज में ही हमें ऐसे सेमिनार्स आयोजित होते थे, वहाँ पे मैंने सेमिनार अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वो पॉइंट बताया कि ये युद्ध है, जंग है, और इसमें जैसे अर्जुन कोलैप्स हुआ और वही समय कृष्ण ने उनको उठाया और वहाँ पे जो मोड़ है तो वही मेरा मोड़ चल रहा था कि इतना स्ट्रगल है कि मुझे मल्टीटास्किंग जॉब करना पड़ रहा है और ऐसा लगता है कि अभी मैं करूँ या नहीं करूँ। और इसलिए मुझे सिर्फ फैमिली का देखूँ कि मेरा करियर का देखूँ। और वो समय मुझे जो मिला, जो आज ये इतना मल्टीटास्किंग फील्ड में काम कर रही हूँ कि जैसे मैं फैमिली, जॉइंट फैमिली 5 भाई है और मेरा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी बड़ी फैमिली है। और तीसरा जो हम इस्कॉन कम्युनिटी, जिसकी वजह से मुझे ये राह मिली और मैं आज इतनी खुश हूँ, तो उनके लिए एक मेरा बड़ी कम्युनिटी, वहाँ पे मैं काउंसलर का काम करना है। और चौथा मैं यूथ टीचिंग करती हूँ। यूथ का अर्थ है गर्ल्स, जो विषय छोटे बच्चे से लेके बड़ों कॉलेज के, उनके लिए भी मैं काम करती हूँ कि उनको भी ये प्रॉब्लम होता है करियर करने के लिए, माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, स्ट्रेस होता है, तो उनके लिए जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसे मैं सेमिनार आयोजित करती हूँ। तो आज मेरा ये लाइफ है कि सारी चीज़ कर रही हूँ लेकिन एक रियल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मैम एज यू सेड कि आपका काफ़ी प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आई ड्यूरिंग स्टडीज़ भी वगैरह वगैरह, आपका जॉइंट फैमिली एंड ऑल। सो ऐसे क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आपने सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए, कि हाँ मुझे अपना काम भी संभालना है, अपना जॉब भी संभालना है, बट उसमें जो बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो किस तरीके से आपने उसको बैलेंस किया? बहुत अच्छा प्रश्न। मैंने एक सुना है, मेरे गुरु महाराज है, वो कहते थे कि लाइफ में अर्ली, सबको तो स्ट्रगल है, लेकिन जब अर्ली स्टेज में स्ट्रगल आता है तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हमें ट्रेनिंग नेचुरली निसर्ग से मिलता है कि हम ठोकरे खा खा के पक्के होते हैं। तो ये बहुत अच्छा बात है कि हम पहले पक्के हो जब जीवन का सही संघर्ष शुरू हो। बचपन में ही मुझे मेरी माता बीमार रहती थी और हम 4 ही लोग थे। मेरा बड़ा भाई एक्सीडेंटल डेथ में चला गया, माँ के ऊपर बहुत हादसा हुआ, तो वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। जैसे मम्मी बच्ची को संभालती है तो मुझे उल्टा होता था, मुझे मम्मी को संभालना पड़ता था। मैं इतनी छोटी थी, मैं लगभग 9-10 साल की थी और मुझे मम्मी को बच्ची जैसे संभालना पड़ता था। पापा बाहर जाते थे कंटिन्यू और भाई को भी संभालना, मम्मी को भी संभालना, तो छोटी उम्र में ही बड़ा बनना पड़ा। और तब सबसे बड़ी स्ट्रगल जब टर्निंग पॉइंट आया ना 12वीं का, तब हमारे यहाँ मेरिट पे एडमिशन होता था। जब मेरा 91-92 में एडमिशन हुई
इतना स्ट्रेस था और घर में वही टाइम मम्मी को अटैक आता था। तो एक तो फाइनेंशियल परिस्थिति नहीं थी कि मैं ट्यूशन लगाऊँ, मैं घर पे ही अपना सिर्फ लाइब्रेरी से बुक आती थी, बुक्स भी नहीं थे मेरे पास। बुक्स ला के मैं इतनी स्ट्रगल से पढ़ाई करती थी और एग्ज़ाम के टाइम में मुझे मेरी मम्मी को साइकेट्रिक अटैक आता था, उसको शॉक देने के लिए लेके जाना पड़ता था। रात रात वो सोने नहीं देती थी और दिन में पढ़ाई नहीं करती थी। कम से कम मैं रिवीजन करूँ ऐसी भी स्थिति नहीं थी। तब मैं हड़बड़ होती थी, लेकिन मैंने ये देखा कि नहीं, मुझे ये करना ही है और ये मेरी परीक्षा है और इसके लिए मैं भगवान से प्रेयर करती थी कि मुझे ताकत दो और मुझे जितना पढ़ा है उतना तो भी मुझे पेपर में लिखना है। और मैं आज सही में ऐसी कंडीशन थी कि रोते रोते जाती थी और मुझे 12वीं में लगभग 95% आए। और तब मुझे समझा कि नहीं, भगवान है, जैसे बोलते हैं ना, गरीब का कोई नहीं रहता, भगवान रहता है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, हमें देखने के लिए कोई तो है ऐसी शक्ति और वो नोटिस करती है। और वहाँ पे देखो पेपर में अचानक ब्लॉक होता है, मैं तो बिना पढ़ाई जाती थी, फिर भी वो जो मेमोरी है भगवान ने ही दी होंगी और मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले। और उसके बाद भी MBBS में ऐसी स्ट्रगल थी कि पूरे MBBS में एग्ज़ाम के समय मेरी मम्मी को अटैक आता था और हर टाइम मैंने हर एग्ज़ाम में ऐसा फील किया कि नहीं, भगवान में देखते थे कि मैं पहले दिन से स्टडी थी, लेकिन टाइम भी मेरा नहीं होता था और एक शक्ति है जो मेरा साथ दे रही है, इसलिए मैं आज उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अभी आपने MBA चूज़ किया, तो MBBS हाँ सॉरी, मैं MBBS चूज़ करने के बाद आपने ये चीज़ कैसे आपके मन में आई कि हाँ, मैं बच्चों के लिए डॉक्टर बनना पसंद करूँगी? क्योंकि डॉक्टरी में भी अलग अलग फील्ड्स होती है। आप चाहते तो शायद हार्ट सर्जन बन सकते थे, डेंटिस्ट बन सकते थे, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते थे, बट व्हाट मेड यू चूज दिस एज योर प्रोफेशन? मुझे मेरिट इतना अच्छा था कि MBBS के बाद उनको चुनाव करता था, MBBS जनरल डिग्री। उसके बाद मुझे PG के लिए मैं महाराष्ट्र में मेडिसिन में और दोनों तीनों सब्जेक्ट में लगभग 2nd, 3rd, 1st थी, तो सारे रास्ते मेरे लिए खुले थे। लेकिन पीडियाट्रिक ऐसी ब्रांच मुझे लगा, MBBS में थोड़ा एक्सपोजर होता है सभी ब्रांच का, लेकिन मुझे लगा ये बच्चे इतने इनोसेंट रहते, सबसे बड़ा डॉक्टर का स्किल होता है वो बोल नहीं पाते कि मुझे क्या हुआ है। वो डॉक्टर का स्किल रहता है कि बच्चों को देख के ही उसको क्या हुआ है वो समझना। और मुझे थोड़ा सा भगवान के बारे में कि अंदर एक शक्ति होती है और जो बच्चे रहते हैं ना, उनमें तो बोलते हैं ना कि बच्चे में भगवान का रूप होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा एडल्टरेशन नहीं रहता है, वो प्योर सोल होते हैं। तो उनको देख के मुझे इतना अच्छा लगता था और मैंने ये सोचा कि मेरी जो स्किल है। हाँ, तो एज अ डॉक्टर अगर आज के टाइम पे अगर कोई आपके पास आए और बोले कि हाँ, हमें भी आपके जैसा बनना है, तो ऐसी कोई राय जो आप अभी के बच्चों को देना चाहोगे जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस फील्ड में आना है या ये पर्टिकुलर काम करना है तो हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से वो क्या है जो उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और वो कुछ लैक कर रहे हैं उन चीज़ों में? सबसे ज़रूरी बात देखो, हम एग्ज़ाम के लिए भी बैठते हैं तो बहुत डिस्ट्रैक्शन तो आने वाले हैं, लेकिन आप जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करते हो तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आते हैं, तो वहाँ पे परीक्षा होती है कि सही में आप डिटरमाइंड हो। तो सबसे ज़रूरी बात है कि हमें डिटर्मिनेशन होना है और हमें सबसे ज़रूरी बात उद्देश्य पता होना चाहिए। आज क्या है कि हम स्ट्रगल करते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ा है ना एक उद्देश्य हमारे पास होना चाहिए। और सबसे बड़ा उद्देश्य मुझे क्या लगता है पता है कि एक सेल्फलेस सर्विस का उद्देश्य होना चाहिए। और मैं इतना स्पिरिचुअल मेरे शास्त्र भगवद गीता में पढ़ती हूँ तो समझ में आता है कि सही सेटिस्फेक्शन है ना सेल्फलेस सर्विस में है। ऐसा अगर साइंटिफिक वे से, साइंस के बच्चे ये समझ नहीं पाते, लेकिन साइंस ये सुप्रीम साइंस है जो सीरोटोनिन नाम का हार्मोन वो कब जनरेट होता है, वो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल सेटिस्फेक्शन देता है। वो हार्मोन का स्टडी किया तब समझा कि जो लोग सेल्फलेस सर्विस करते हैं वो भी समाज के लिए, उसमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं है। ऐसा निस्वार्थ स्वार्थ अगर दूसरों को खुशी देने में आप कर रहे हैं ना तो वो कई गुना हमारी खुद की खुशी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये सेरोटोनिन हार्मोन का रोल है। तो यही साइंस हम समझा रहे हैं बच्चों को कि ये हमारे कल्चर है इंडियन। आपको लगता है ये विरासत में मिलता है कि पूजा पाठ करना, भगवान को धन्यवाद देना, लेकिन
ये जो है सिर्फ श्रद्धा नहीं है, इसमें साइंस है। आप इम्पोर्टेंस नहीं करते क्योंकि ओरिजिन आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी विदेश में लोग ढूंढ के आते कि ये भारतीय लोगों में क्या है ऐसा कि वो सब कुछ कर सकते हैं एट ए टाइम। जैसे फ्री हो, वो करियर भी कर रही, घर भी संभाल रही, सेल्फलेस सर्विस भी कर रही, पूजा पाठ भी कर रही। तो ऐसा क्या है? तो ये है चीज़ जो हमें साइंस समझने के बाद हम गेन करते हैं, फिर करने लगते हैं। तो हमें बॉल नहीं मिलता कि ये करो साइड में। तो अगर ये चीज़ रहेंगी तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे। आप जैसे अर्जुन ने कैसा फोकस किया था कि उसको जो भेद करना था, वो भी मछली, वो घूम रही है मछली और मछली घूम रही ऊपर और उसको नीचे फोकस करके ऊपर तीर मारना है, तो कितना डिफिकल्ट है। तो वही बात होती है जब हम एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं। हमारा आज बच्चों का ना सिर्फ एक भी टास्क दिया ना कि बच्चे सिर्फ पढ़ो, माता पिता सब देते हैं कि आप सिर्फ पढ़ो, लेकिन वो पढ़ाई के लिए भी सिंपल चीज फोकस नहीं कर रहे। तो अगर आप इतना सारा कर रहे हैं तो फोकस कैसा होगा? क्योंकि मन बहुत क्या हो रहा है, भटक रहा है। इसलिए भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि व्यवसायत्मका बुद्धि एकेह पुरुनंदः बहुशाखा अनंतच्छ अव्यवसाय बुद्धि। मतलब आपकी जो बुद्धि है डिटरमाइन होने के लिए उसको कितने आप जो है डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा है। आप एकेह पुरुनंदः, अगर आपको सही उद्देश्य पता हो कि मैं कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ। ये अगर अर्जुन को भगवान ने बोला है कि तुम मेरे लिए करो, लेकिन मैं कौन हूँ? भगवान की शक्ति, भगवान एक व्यक्ति है, उनसे अगर हम जुड़ते हैं तो मैं जो कुछ कर रही हूँ, मुझे लाभ हो हानि हो, मुझे कोई कितना भी कुछ बोले, लेकिन मुझे पता है कि मैं प्रेम के वश कर रहा हूँ। और वो जो प्रेम है वो सबके स्वामी है, वो सबके हितैषी है, उनके लिए अगर मैं करता हूँ तो मैं नहीं देखूँगी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तो अच्छा, जैसे हम पेशेंट को बहुत अच्छा करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन वो अच्छा बोलने की जगह वो क्या करता है कि नहीं नहीं आपने कुछ नहीं किया अच्छा, तो बहुत हर्ट होता है। हर्ट क्यों होता है? क्योंकि मुझे फल की अपेक्षा है कि मैंने किया, लेकिन ये समझे मैंने तो निमित्त मात्र बनाया और मेरे हाथ से ये काम हुआ, चाहे वो अच्छा बोले या बुरा लगे। तो मैं मेरे पेशेंट कितना भी मुझे खराब बोला तो भी मैं मेरा अच्छा तो चीज़ करते वाली हूँ, उससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, मैं मेरे फोकस में डटी रहूँगी। इसलिए उद्देश्य नहीं मिल रहा है बच्चों को कि सब कुछ हो रहा है। उद्देश्य जो होना चाहिए सेल्फलेस होना चाहिए, और वो शक्ति देते तो उनके लिए अगर करेंगे तो हम कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। आपकी इस जर्नी में आपने काफ़ी बच्चों के साथ डील किया होगा, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जिसमें आप बताना चाहो कि हाँ ये सबसे मुश्किल रहा था कि उस वक्त इस बच्चे को इस तरीके से हैंडल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा हो, वो कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो बता सको तो। ऐसे तो डॉक्टर के पास रोज भी ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं, लेकिन जो पेशेंट है ना हमेशा हमें बोलते हैं प्रैक्टिस का अर्थ हम कभी परफेक्ट नहीं होते, और हर पेशेंट हमारे लिए चैलेंज होता है। ये अगर अच्छा डॉक्टर है तो वो हर पेशेंट को ये रूप में लेगा। तो मेरे पास अभी की पिछले साल की ही घटना है, यही जन्माष्टमी का चल रहा था और हम सब तैयारी कर रहे थे, और ऐसे तैयारी में तो 1 वर्ष ही हुआ ये घटना, और ऐसा घटना हुआ कि मेरा इतना बड़ा आईसीयू में स्टार्ट किया। अच्छा, ये भुसावल है तालुका से। यहाँ पे हम जो इंटेंसिव केयर रहता है, जहाँ पे वेंटिलेटर प्रैक्टिस रहती है, वो यहाँ पे सुविधा नहीं है बच्चों की, बड़ों की है बच्चों की नहीं है। मैं इसी भगवान का श्रृंगार कर रही थी तो मेरे कैबिन में है, मैं मंदिर नहीं जा पाती तो मैंने मंदिर ही भगवान का इधर लाया क्योंकि वही शक्ति देते। और ऐसा श्रृंगार कर रही थी, एक बच्ची 12 साल की बच्ची आई और वो ऐसा उठा के लेके आए, लेकिन मैंने जब देखा उसका सब समाप्त हो चुका था। एक डॉक्टर के लिए एक ऐसे कंडीशन में पेशेंट लाए और हम कुछ नहीं कर पा रहे, और सबसे दर्दनाक बात होती कि माता पिता को बोलना अभी बच्ची नहीं रहे। मैं भी बच्ची की माँ हूँ, मेरे भी 10-11 साल के 2 जुड़वा बच्चे हैं, तो मैंने वो देखा कि ये बेटी मेरी होगी, अगर ये कैसा एक माँ एक्सेप्ट कर सकती। और उस इंसिडेंट ऐसा था, बच्ची उठी और उसने तैयारी कर रही थी स्कूल के लिए और बोली कि मुझे दर्द हो रहा है, और जैसा दर्द हो रहा है हॉस्पिटल में लेके भागे, और वहाँ पे डॉक्टर बोल रही सीरियस है, आते आते चली गई बच्ची। उनको कुछ रीज़न नहीं मिल रहा, बच्ची अच्छी थी, कुछ नहीं हुआ था ना, अचानक बच्ची गई। मैं एक्सप्लेन तो कैसे करूँ कि बच्ची गई और क्यों गई है। वो इतना वो इंसिडेंस ऐसा था, तो मैंने हार नहीं मानी, मैंने बोला नहीं
मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास में एक सेकंड में ही मैंने देखा है बच्ची गई है, उसका सांस बंद हुआ है, लेकिन मैंने भगवान को पुकारा, मुझे शक्ति दो, इसको कैसे फेस करूँ। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, मेरे पास मैंने उसको चेस्ट कॉम्प्रेशन दिया, रिससिटेशन दिया, मेरे पास जो था मैंने तुरंत उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब डाला और हाथ से सांस देने लगी और बहुत रिक्वेस्ट करने लगी कि भगवान मैं तो एक माध्यम हूँ, अभी मैं क्या करूँ आप ही बताओ, कैसे ये माँ को समझो ये बच्ची नहीं है। और ऐसे करते करते थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि उसका थोड़ा सा रेस्पिरेशन चालू हुआ, तो जाके और मुझे चैलेंजिंग होगा कि अभी ये बच्ची रिस्पॉन्स कर रही है, अभी मुझे किसी भी हालत में उसको बचाना ही है। एक डेथ जैसे बच्चे को अगर साथ चालू होगा तो और ज़्यादा मुश्किल है, और मेरे पास कुछ सामग्री नहीं है, और यहाँ से जालगांव भेजना तो वो ज़्यादा चैलेंज है। अभी साथ चालू हो गए वो बंद हो जाएंगे फिर से, और मैं बोलूँगी कि मुझे चांस मिला था तो मैंने एक दो डॉक्टर जो है एनेस्थेटिक उनको बुलाया, तो वो बोले हम बच्चों के डॉक्टर नहीं है। मैंने बोला कुछ भी करो, ये बच्चे के लिए हमको कुछ करना है। फिर हमने देखा कि क्या हुआ है, क्यों रेस्पिरेशन बंद हुआ है, तब हिस्ट्री कुछ नहीं मिल रही थी, इतनी चैलेंजिंग केस थी। तब जाके हमने देखा 2 मार्क्स थे उसके, तो हमने गेस किया कि ये स्नेक बाइट हो सकता है, और वो स्नेक बाइट में एक न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट रहता है, कोबरा बाइट, उसमें न्यूरोटॉक्सिन चला जाता है ना तो रेस्पिरेशन बंद होता है, इसलिए क्विक 1 घंटे में उसका रेस्पिरेशन बंद होता है। लेकिन मैंने हिस्ट्री पूछी तो घर में कैसे सांप आ सकता है, वो कि जंगल के आदिवासी लोग हैं, लेकिन वो एक चैलेंज था, लेकिन अभी टाइम नहीं था हमारे पास। एक ही है कि एंटीविनोम देना है, और एंटीविनोम ऐसा है कि दे दिया तो रिएक्शन आएंगे। एक तो बच्ची का अभी जन्म मृत्यु के बीच में वो रिस्की इंजेक्शन देना, लेकिन हमने वो रिस्क उठाया, और लोग तो हिस्ट्री नहीं दे रहे थे, और उसमें अगर विदिन आवर 2 आवर एंटी स्नेक वेनम देते और वेंटिलेटर पर बच्चा लेते हैं तो बच्ची का चांसेस था, और हमने बड़े के वेंटिलेटर पे उसको लिया, एंटी स्नेक वेनम दिया, पूरा अरेंज किया। बच्चे 2 सांस तो वेंटिलेटर ले रहा था, वो नहीं ले रहे थे, लेकिन हमारे हाथ में सब कर दिया। और वो जो बड़े के डॉक्टर थे एनेस्थेटिक, वो बोले कि अभी होप्स नहीं आती, 40 घंटा हो गया, अपनी सांस चालू नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैंने बोला मेरी इतनी मुश्किल से उसको लेके आई, और मुझे पता है ये जो बच्चे हैं ना, आपके बड़े लोगों का पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं, आप ना कंटिन्यू करो, मैं बोलती हूँ, और वो रिलेटिव को मैं समझाती हूँ। मैंने उनको बोला नहीं हम चालू रखेंगे, और तीसरे दिन फिर बच्चे की थोड़ी मूवमेंट चालू हो गई, और एक एक मूवमेंट करते 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 फिर उसका पैरालिसिस भी ठीक हो गया, और वो बच्ची 10-12 दिन में पूरी बाहर आई, बोलने लगी। जब वो पहली बार उसने आंखें खोली, उसने पहचाना, क्योंकि तो बहुत बार ब्रेन डैमेज होता है, एक तो बचा लेते हैं लेकिन वो ब्रेन डैमेज जैसा मेंटल रिटार्डेड होता है, तो इसलिए चिंता होती है कि हमें बचा लिया लेकिन ये मुर्दे जैसा रह गया। तो वो जो था आनंद की, वो बच्ची पहचान रही है, उसका सब सेंसेस है, और हमारा डायग्नोसिस सही था। हमने जब देखा, मैंने खुद उनके घर गई तो उनका घर है ना दीपनगर के एरिया में जंगल में था, उनके घर में ऐसी खाट लाई गई, और वो खाट में होल रहता ना उसमें सांप था, और जब उन्होंने ढूंढा 4-5 दिन नहीं मिला, लेकिन बाद में उनको समझा कि वो जरूरी, सब दरवाजे बंद थे, इतना चैलेंजिंग केस था, हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं थी, फिर भी हमने रिस्क ली, और वो उन्होंने किया नहीं ये कोबरा ही था, और कोबरा की केस थे, लेकिन वो राइट टाइम में हमने डिसीजन लिया, और उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया नहीं मेरे पास आईसीयू होना चाहिए। और मैं इतनी बिजी डॉक्टर होने के बावजूद, इतनी एक्टिविटी होने के बावजूद, ये मैंने यहाँ पे 20-22 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर चालू किया। सब चीज़ों के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, तो किस टाइप की एक्टिविटीज़ आप करते हो? इस्कॉन में हो गया या वुमेन्स को लेके हो गया, तो क्या अप्रोच क्या है आपका उस चीज़ को करने के पीछे, और किस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती गई, कैसे आप आगे बढ़ते रहे इस चीज़ में? पहली बात तो है ना, हमारी जो मेंटल बुद्धि है, एक इंसान है, साधारण इंसान है, उसकी बुद्धि किस सीमित तक जा सकती है। तो ये मानती हूँ मैं कि हमें क्या करना है हमें पता नहीं रहता, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं, ये करूँ वो करूँ, और हर टाइम हमारा ये रहता है कि अच्छे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी मुझे ये है कि अलग अलग काम मल्टीटास्किंग हो ही नहीं सकता, फोकस करना है तो एक ही चीज़ करना चाहिए, ये तो आइडियल है। फिर हम इतने सारे मल्टीटास्किंग क्यों कर रहे हैं? तो ये इसका उत्तर एक ही है कि हर मल्टीटास्किंग में मेरा एक ही उद्देश्य है। अगर मैं पेशेंट भी देख रही हूँ तो वहाँ पे मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं उनके हार्ट में भगवान देखती हूँ और उनकी सेवा कर रही हूँ, देख रही हूँ।
मैं घर में मम्मी हूँ, बच्चे की सेवा कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैं एक मम्मी ने मुझे भगवान ने बच्चे दिए, वो दायित्व ले रही हूँ, पति की सेवा कर रही हूँ, सास ससुर की सेवा कर रही हूँ, उसमें भी भगवान का रूप है, तो वो भी मैं वही इंटेंशन से कर रही हूँ। तो इसलिए वो इतना स्मूथली होता है, जहाँ मैं आता है ना तो वहाँ गड़बड़ होती है, फिर हमारे अलग अलग डायरेक्शन बहुशाखा हो जाती है। फिर अगर मैं यहाँ पे सोसाइटी में जा रही हूँ, तो सोसाइटी में जा रही हूँ तो मेरा नाम होना चाहिए, मेरा कुछ प्रतिष्ठा होना चाहिए, ये नहीं कर रही हूँ, मैं भगवान के लिए कर रही हूँ। तो उसमें भी मेरा ये नहीं रहता कि मुझे कौन देख रहा है, मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वो उसके लिए नहीं कर रही हूँ। मैं तो भगवान का एक संदेश है, और ये संदेश है कि जो है ना, इमिटेशन नहीं होता है, लोग बोलने से इंस्पायर नहीं होते हैं, लोग देखते हैं कि आप किसके लिए कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। तो ये अगर उद्देश्य होगा तो हम उसके लिए भी डिवाइड नहीं होते, और वहाँ पे भी हम वही फोकस करते हैं। चाहे कॉलेज में जाते हो, में अलग अलग सेमिनार होता है, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का आता ही नहीं, बच्चों को स्पिरिचुअली ऐसा लगता है कि भगवान का, लेकिन मेरा जो उद्देश्य साफ है कि बच्चों को साइंस थ्रू मैं सिखाती हूँ। उनको लगता है साइंस है, लेकिन मुझे पता है कि उसमें जो है, मुझे अल्टीमेटली उसके लिए नहीं कर रही हूँ। चाहे वुमन हो, वुमन के लिए काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग करना, उनके घर के प्रॉब्लम है, उनको बहुत स्ट्रेस है, घर के अलग अलग वो फ्रस्ट्रेटेड रहती है, रिलेशन फेलियर रहता है, तो वहाँ पे भी अल्टीमेटली कि मुझे यही सिखाना है कि अगर मैं कर रही हूँ और मैं एक्चुअली अनुभव कर रही हूँ, तो थ्योरी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, आसान लगता है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन वहाँ पे मैं खुद फैमिली का सब करके मैं कर रही हूँ, तो उनको बताना भी, काउंसलिंग करना बहुत आसान होता है। और बाकी जगह बच्चों को सिखाती हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चों को, उनको स्टोरी सिखाती हूँ, तो वो स्टोरी में भी मैं वही देखती हूँ कि ये स्टोरी में भी भगवान ही सब बुद्धि देता है, लेकिन उसके पीछे जो अल्टीमेटली वही शक्ति है। तो सब चीज़ में अगर पेशेंट का है या सिस्टर लोगों का है, तो वहाँ पे यार डायरेक्ट भगवान की सेवा है, तो उधर डायरेक्ट ही भगवान दिखते हैं, लेकिन हर जगह भगवान बोलते हैं कि हर जगह मैं हूँ, बस आपको विजन आना चाहिए, वो कनेक्शन, उसे योग बोलते हैं। अगर समझा एक ही कनेक्शन है, वो आपको सब जगह अप्लाई करना है, तो बहुत आसान होता है और इजीली हो जाता है। मैं थोड़ी कर रही हूँ, मेरी इच्छा है, उन्होंने मेरे द्वारा करना चाहिए, तो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। वैसे लाइफ में हर किसी के पास ऐसे लोग मिलते हैं जो अच्छा बोलते हैं, कुछ होते हैं जो बुरा बोलते हैं, तो आपको ऐसा क्या मिसकंसेप्शन लगता है जो लोगों के दिमाग में है डॉक्टर्स के लिए कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा, या वो तो वैसे ही होगा, ये चीज़ ऐसे हो जाती है, तो ऐसी क्या मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में पड़ रही है, और आप वो चीज़ को अभी ऐसा क्लियर कर सकते हो कि हाँ ये गलतफहमी लोगों में है पर ऐसा नहीं है, ये चीज़ इस तरीके से। सबसे बड़ी बात है ना, लोगों को लगता है कि अगर अच्छा किया तो डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर को क्रेडिट नहीं देते हैं, और डॉक्टर के लिए भी अच्छी बात नहीं कि मैंने ये किया है। तो दोनों चीज़ जरूरी है। अगर भगवान को डॉक्टर को भगवान समझ रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा क्या है कि भगवान कभी फेल नहीं हो सकते, तो डॉक्टर कभी फेल नहीं होगा। तो ये जरूरी है, अगर कुछ भी होता है तो उसको सीधा ब्लेम डॉक्टर के ऊपर जाता है, क्योंकि आपने डॉक्टर को भगवान बना दिया। तो एक मनुष्य है डॉक्टर, तो इसलिए जो कुछ हो रहा है, जो डॉक्टर उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहा है, लेकिन लोगों का पहले कैसे रहता था, एक फैमिली कंसेप्ट रहता था, और लोगों को इस बात पे विश्वास था कि हाँ भगवान का हाथ है, और दोनों भी चीज़ है ना, मृत्यु से लोगों का ये था कि मृत्यु अटल है, और ये चीज़ था कि इसमें सारा भगवान का हाथ है। लेकिन आज जितना नास्तिकता का हो रहा है, उतना लोगों को सब कंट्रोलर बनना है। तो हम ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं ना, 100% उसको बचना ही है। वो नहीं देख रहे हैं कि हर चीज़ कोई भी अमर नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ कि हम सब बचपन से पेट में बच्चा गर्भ रहता, वहाँ से ट्रीटमेंट चालू करें तो बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, और हम इतना ख्याल कर रहे तो बच्चों को कुछ नहीं होता है। उनकी अपेक्षा इतनी है कि वो कंट्रोलर, एक तो खुद भगवान बनते हैं, लोगों को भगवान बना रहे, ये इसलिए वो आवेश आता है। और डॉक्टर में भी कि जैसे है कि हम क्यों हर्ट होते हैं, क्योंकि ये मानसिकता है लोगों की, क्योंकि लोग आते हैं, उन्हें ये इमोशनल होता है, वो भगवान के रूप में हमें देखते हैं, तो हमें भी उनका इमोशन ये होना चाहिए कि उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है
तो वो अपेक्षा रहेंगी और वो अपेक्षा में फ्रस्ट्रेशन भी वो लोग हमारे ऊपर निकालेंगे। तो ये कितना भी होगा तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमको कई प्रकार के लोग आते हैं, तो मैं ऐसा सोचती हूँ 100% लोग आते हैं, 90% हमको अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन हमने 10% ये लोग ऐसा हर्ट करेंगे, आप नहीं बदल सकते समाज को। अभी ये मेंटालिटी डॉक्टर ने भी रखना चाहिए कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही, और इसलिए ऐसे मिलेंगे तो फिर 90% लोगों को हम अच्छा ट्रीटमेंट करें वो बंद करेंगे क्या? ये भी जरूरी है, दोनों साइड में हमने सीखना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपके लाइफ में अभी तक जितना भी मैंने सुना, काफ़ी शुरुआत से ही बहुत चैलेंजेस आई, बट आप कभी बिल्कुल भी हार नहीं माने। मेरे ख्याल से मुझे सच में ऐसा लग रहा है इसीलिए ऊपर वाले ने भी आपको ही चुना उस 12 साल की लड़की को भी ट्रीट करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि ये इस कंडीशन में आएगी तब भी आप हार नहीं मानोगे, तब भी आप पूरी कोशिश करोगे उसको बचाने की। ऊपर वाला इसीलिए आपको इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ यही वो इंसान है जो शायद इस चीज़ को कर सकेगी। वो ऑरा होता है ना एक, जो पहचान जाता है लोग कि पॉजिटिव इंसान रहा तो उसके आसपास का ऑरा ना लोगों को समझ में आता है, और तभी इंसान एक दूसरे से कनेक्ट कर पाता है। इसीलिए मेरे ख्याल से आप कोई भी सोशल एक्टिविटी में भी जाते हो जहाँ लड़कियां आपके पास आके सिक्योर फील करती है बताने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को, आप शायद इसीलिए सच में इसीलिए ऊपर वाले ने आपको चुना इस चीज़ के लिए। और मैं जैसे ही इस रूम में एंटर हुई और मेरे सामने ये चीज़ देखी, तो उसी से ही जो एक पॉजिटिव एनर्जी आई ना, सच में बहुत ही अच्छा लगा। और ये पीछे ज़रा दिखा देना कि कितना मतलब मोटिवेशन था आपके अंदर कि वो एक केस देखने के बाद आपने इतना कुछ कर दिया। जेन्युइनली काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ये चीज़ मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं जेन्युइनली फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं एक भी बार इस किताब की तरफ देख नहीं पाई कि मुझे पूछना क्या है, क्योंकि आपने खुद ही इतनी सारी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें बता दी कि हाँ अब मेरे अंदर ही वो क्यूरियोसिटी आई कि ऐसा था तो आपने क्या किया, वैसा था तो आपने क्या किया। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और थैंक यू आपने टाइम दिया अपना। लास्ट में यही बोलूँगी कि हमारा बहुत भाग्य है कि हम ऐसे भारत संस्कृति में हैं। हाँ। और हमारा ये ही दायित्व होता है कि हमें कुछ मेहनत करना नहीं है, सर्च करना नहीं है, सर्च करके हमको अपनाना नहीं है, हमारे अंदर ही वो है। और वही एजुकेशन का अर्थ पता है, जो अंदर है उसको ढूंढना है, तो हर किसी में अंदर है, बस हमें ढूंढना है। तो हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है और उसमें ही रह के हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमको एक उद्देश्य मिलना चाहिए, और क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो समझ में आना तो हर चीज़ कर सकते हैं। और यही मुझे मैसेज देना है यूथ को, जो जल्दी डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिक फिलोसफी उन्हें पता नहीं है कि हम सिर्फ माध्यम है। हमें कुछ तो करने के लिए किसने तो भी भेजा है, वो उद्देश्य समझो आप, बस हम करना है। जैसे कर्मण्य मा अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः संगेस्तु। हमारा काम है सिर्फ कर्म करो, फल की अपेक्षा नहीं करो, और हमें किस लिए चुना है वो समझ लो। फिर कोई भी फील्ड हो, डॉक्टर हो, गृहिणी हो, या भगवान का भक्त हो, या काउंसलर हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमने देखना है कि मुझे किसके लिए चुना है। ये समझा ना तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और आपसे ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी सीखने मिली ना, बच्चे आजकल के कैसे होते हैं, अगर उनको कुछ स्पिरिचुअल बात बताई जाए कि नहीं हमारे इसमें ऐसा होता है, हमारे धर्म में ऐसा होता है, तो वो साइंस का ज्ञान पेलने लग जाते हैं कि साइंस ऐसा बोलता है या ऐसा कुछ नहीं होता है, जो हम देखेंगे हम वही मानेंगे। मगर एज ए डॉक्टर आपने जिस तरीके से उन दोनों चीज़ को एक साथ कंबाइन किया कि हाँ, और वो होता है ना कि जैसे लोग हैं उनको वैसे ही भाषा में समझाओ, तो आजकल के बच्चों को किस तरीके से समझ में आएगा, साइंस की भाषा से। और साइंस जो है ये सिर्फ, ये मानती हूँ मैं कि जो वेद है या जो भी है स्पिरिचुअल जो चीज़ है, ये पहले से ही वेदों में लिखी गई है। जो चीज़ आप साइंस टेस्ट करके प्रूव कर रहा है, बस। हाँ, बस एक्चुअली यही पता नहीं है कि हमारे सेंसेस जो हम देखते हैं, इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हैं, सुप्रीम साइंस है। और वो समझने के लिए हमको नॉट नेसेसरी हमको देखना ही है। हमारे ये सेंसेस बहुत छोटे हैं, उसके पीछे इतना साइंस है, उसके लिए बिना
और बिना कुछ अभ्यास के आपको दिख नहीं सकते। हाँ। जैसे लैब में जाते हैं हम, लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, हाँ। आंखों से नहीं, नहीं उसके लिए माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा। वैसे ये बिना देखने वाली जो चीज मिस करके के पीछे है, हाँ। उसके लिए आपको मेहनत करना हाँ, पड़ेगा। और बिना मेहनत के आप बोलेंगे ये नहीं है, हाँ, तो ये भी ऐसा नहीं, अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा है, बिल्कुल अंधश्रद्धा है। और ये लोगों को ये चीज हो गई है ना, जब तक प्रूफ नहीं है हमारे सामने हम मानेंगे नहीं। ये प्रूफ है, लेकिन हाँ। उसके लिए उसको क्वालिफाइड आपको होना जानना पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। जानना पड़ेगा। और आप जिस तरीके से लोगों को समझाती है इन ए साइंटिफिक वे कि क्यों ये चीज ऐसी है, क्यों आपने क्या समझना चाहिए, ये आपका लिटरली बहुत अच्छा चीज लगा मुझे जानने के लिए। इतना मैं बोलूंगी हाँ। कि भगवान नहीं भी समझे आपका। मेरा लाइफ में मेरे घर में कभी पूजा पाठ नहीं होती थी। मेरे घर में ऐसा वातावरण था कि सिर्फ डॉक्टर के पास में माता को लेके जाती। मेरी मम्मी ने कभी पूजा पाठ, मेरे मम्मी ने कुछ संस्कार भी नहीं दिया था। लेकिन मेरा जो था कि हम अच्छे इंसान हो हाँ। और अच्छे कार्य कर रहे हो, कभी नुकसान नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली आपको रियलाइज होगा और वो रियलाइजेशन देंगे उनके अस्तित्व का। ही है, हाँ, हाँ, वो अपने आप होता ही है। हाँ, आप आपके इसमें प्योर रहो, आपका इंटेंशन करो, प्योर रहो और आप अपना दायित्व अच्छा निभाओ, किसका नुकसान मत करो। अपने आप वो रियलाइजेशन देंगे कि उनका अस्तित्व है। उसके लिए अलग पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी समझ में आया कि पूजा पाठ करके ज्यादा समझ में आता है। अच्छा, हाँ, तो पूजा पाठ रोज करेंगे हाँ। तो हमें उनका जो अस्तित्व ज्यादा समझेगा, हर चीज में उनका हाथ दिखने लगेगा। हाँ। और वो क्या कहना चाहते हैं हमसे वो समझ में आने वो समझ लगेगा। में आए। इसलिए रास्ता जरूरी दिखेगा। है कि हमें उसके ऊपर सवेरे सवेरे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। सवेरे उनको धन्यवाद देना है। हाँ। उनके सामने उनके लिए बोलो कि मुझे आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, और मुझे आज दिन भर के लिए आप ही शक्ति दो। आपको क्या करवाना है मुझसे, हाँ। ये सिर्फ उनको कॉन्ट्रैक्ट दो, बाकी सब करते हो। हाँ, और बच्चों को अब ऐसा हो गया ये है। ritual बहुत जरूरी हाँ, है। बहुत जरूरी है। अभी बच्चे बोलते हैं कि हाँ, हम पढ़ने के लिए सिटी में निकल गए तो हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कर सके वगैरह वगैरह। पर टाइम टाइम तो इस इतना चीज है को ना। लगता ही नहीं है। आप बैठे भी हो, अगर लेक्चर के बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, आप बैठे भी हो तो सिर्फ बैठे बैठे भी उनको सिर्फ ध्यान कर लोगे तो वही टाइम। सवेरे ध्यान किया ना तो रोज मेरे दिन भर भी आपको रहेगा। आसान होगा। जैसे कुल्हाड़ी है ना, मैं उदाहरण देती हूँ। कुल्हाड़ी को रोज कुल्हाड़ी वाला है ना, वो बोलता है कि लकड़ी काटने मुझे टाइम नहीं है, लेकिन अरे कुल्हाड़ी को बस धार करो, 5 मिनट लगेगा, लेकिन वो धार से आपकी कितनी जो लकड़ी है वो टूटने के लिए मदद करेगी। आपको बुद्धि है ना, फोकस करने के लिए 5 मिनट ध्यान करो और दिन भर बुद्धि बराबर आपकी काम करती रहेगी सही दिशा में। थैंक यू सो मच मैम, आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच।